कि आपकी जो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जर्नी रही है, उसमें कितना बदलाव आपकी नज़र में दिखाई दे? लेकिन जैसे जैसे पार्टी बढ़ती गई, आगे चलती गई, वैसे वैसे व्यवहारों में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन आज के जो हालात हैं, उसमें आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पंच निष्ठा थी, जो उद्देश्य था, उस दिशा में सही काम हो रहा है? हमें पार्टी को संपूर्णता में देखना चाहिए। कलराज जी, आमतौर पर देखा जा रहा है कि संघ और बीजेपी दोनों पहले कास्ट की पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। समाज को सुदृढ़ करना सभी जातियों का कर्तव्य है। मनुस्मृति को भी आप सपोर्ट कर? मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। आप आने वाले जो दशक है उसको संगठन के लिहाज से और संघ के लिहाज से किस रूप में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आचरण व्यवहार के माध्यम से दुनिया को बता सकता है, वो केवल यही बता सकते हैं। नमस्कार, संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान श्री कलराज मिश्र जी हैं। कलराज जी कई राज्यों के गवर्नर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं और केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संगठन में अगर कहें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग जो सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट बने हुए हैं, उन नेताओं के मेंटर भी रहे हैं कलराज जी संगठन के मामले में। और कलराज जी की जो सबसे खास विशिष्टता है, विशेषता है कि ये एक एक कार्यकर्ता को नाम से और उसके परिचय से जानते हैं। तो चाहे सरकार में रहे हों, संगठन में रहे हों, इनका और कार्यकर्ताओं के बीच का जो कनेक्ट है वो हमेशा बना रहा, चाहे संवैधानिक पद रहा हो या सांगठनिक पद रहा हो। आज मैं इनसे इन्हीं सारे मसलों पर बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस समय जो देश के हालात हैं, जो इस समय देश की राजनीतिक स्थिति है, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है और वह भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना और जिसका हम कहें कि एक तरह से निर्माण कलराज जी और इनके बाकी साथियों ने मिल के किया था, उसमें कितना बदलाव दिखाई दे रहा है। कलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक प्रचारक के रूप में, फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, संगठन के सृजनकर्ता निर्माता के रूप में, और फिर केंद्र में अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए आप अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपकी जो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जर्नी रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और उसमें कितना बदलाव आपकी नज़र में दिखाई दे रहा हो? वासिन जी, आपने मेरे बारे में पूछा है। मैं जब विद्यार्थी था उसी समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था और स्वयंसेवक बन जाने के पश्चात जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्ग हैं, उन प्रशिक्षण वर्गों में मैंने भाग भी लिया, प्रशिक्षित हुआ और उसके बाद उसी समय हमने मन में तय कर लिया था कि पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम करूंगा। और उसी हिसाब से मैंने 1963 में एमए की परीक्षा पास की और उस समय वाराणसी में माननीय भावराव जी देवरस, जो संघ के प्राण थे एक तरह से कहा जा सकता है, रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संघ को आगे बढ़ाया। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, अब मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना है। मैं उनकी महानता कहूँगा। उन्होंने मुझसे ये कहा
कि तुम जाओ अपने घर पर, अपनी माँ से पहले पूछ लो कि हम करने जा रहे हैं, अनुमति लेके आओ। मुझे भी लगा कि भावराव जी ऐसा कैसे कह रहे हैं, लेकिन मैं गया, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी माँ के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ, बहुत श्रद्धा भक्ति करता हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता था माँ के बगैर मैं रह भी नहीं सकता। तो मैं सीधे घर गया और माँ को मैंने 3-4 दिन रह करके अपने ढंग से बताया कि माँ, मैं संघ का प्रचारक निकलना चाहता हूँ। तो पहले माँ के दिमाग में था कि संघ के लोगों को खाना नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, उसके मन मस्तिष्क में बात थी। तो उन्होंने कहा बेटा जाओगे तो ऐसा होगा। हमने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, बहुत सारे लोग हैं। क्या? उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मैंने जब आकर भावराव से कहा कि मैं अनुमति लेके आया हूँ, तो भावराव कहते हैं कि सबसे पक्का अगर किसी का है प्रचारक के रूप में जाना तो कलराज का है। लेकिन संजोग से मेरे पिताजी ने उसी वर्ष 1963 में मेरी शादी भी कर दी, और शादी करके आया। और उस समय जो ओटीसी है संघ की, जो लगती है हर वर्ष, उस समय वाराणसी में थी पहले। तो मैं शादी करके आया था, उसके तुरंत बाद ओटीसी में चला गया मैं। वहाँ मेरे जिम्मे आतिथ्य विभाग था, और प्रारंभ में ही परम पूजनीय गुरु जी का आगमन था, परम पूज्य श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी का, जो उस समय सरसंघ चालक थे। मेरे जिम्मे आतिथ्य विभाग था। परम पूजनीय गुरु जी आए, तो जब मैं उन लोगों को चाय लेकर पहुंचा देने के लिए, तो भावराव देवरस थे, रजो भैया थे, परम पूजनीय गुरु जी थे। तो गुरु जी ने कहा, भावराव कलराज क्या करेगा, कहाँ है? तो भावराव देवरस ने कहा कि ये तो प्रचारक करके इसका निश्चय हो गया है। तो उन्होंने कहा कहाँ भेज रहे हो? तो उस समय तक मुझे जानकारी नहीं थी मुझे कहाँ भेजा जा रहा है। तो उन्होंने बताया गोरखपुर इसकी नियुक्ति की गई है। तो मैं ऐसे सौभाग्यशाली प्रचारकों में हूँ कि उस समय परम पूजनीय गुरु जी ने मेरे पीठ को थपथपा कर एक शब्द बोला करते थे, बड़ा बड़ा बड़ा, जाओ, बहुत अच्छा। और मैं फिर उसके बाद संघ के प्रचारक में गोरखपुर आया। संघ के प्रति समर्पण का भाव, और उसी समय मन मस्तिष्क में था कि देश का अगर विकास हो सकता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही रह सकती है। ये मेरा उसी समय से विश्वास था, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रख कर के मैं संघ कार्य करने की दृष्टि से आगे बढ़ा था। और मैं संघ के प्रचारक के रूप में लगातार गोरखपुर में पहले महानगर का काम देखा, फिर जिले का काम देखा। फिर 5 वर्ष के बाद मुझे कहा गया कि तुम संघ के प्रचारक हो, लेकिन प्रचारक के नाते तुम्हें जनसंघ का काम करना है। तो जी, मेरी राजनीतिक रुचि बिल्कुल नहीं थी। 3-4 बार बुलाकर रज्जू भैया थे उस समय, माननीय रज्जू भैया, उन्होंने कहा कलराज जी तुम्हें जनसंघ में भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, भावराव जी देवरस थी वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई रज्जू भैया, इसे कहो कि तुम्हारी योजना जनसंघ की दृष्टि से की गई, तुम्हें आजमगढ़ जाना है। और जब रज्जू भैया ने कहा कि भाई तुम्हारी योजना ये की गई है, तो संघ के प्रचारक के लिए योजना ही प्रमुख स्थान रखती थी। संघ के अधिकारियों ने योजना कर दी कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो जाना है, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, वहाँ जाकर ठीक करो। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी योजना जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में की गई है, तो जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में सन 68 में मैं आजमगढ़ को अपना केंद्र बनाया। मेरे जिम्मे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, और फिर कुछ दिन के बाद आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, जो इस समय आज का पूर्वांचल कहा जाता है, वहाँ का मैं संगठन मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया और लगातार काम किया। और मैं कह सकता हूँ इन सारे जिलों में जो गहन से गहन क्षेत्र थे, उन सारे क्षेत्रों में जनसंघ के काम को खड़ा किया, लोगों को तैयार किया, लीडरशिप तैयार हुई, अच्छे अच्छे लोग संपर्क में आए। और उसमें पहली बार आजमगढ़ की नगर पालिका पर हम विजयी हुए उसी समय।
फिर उसके बाद आजोड़ में हमारे विधायक भी बने, कभी नहीं होते थे। तो ये सारे क्रम, फिर गोरखपुर बवाकी का उस समय विधायक हुए थे। तो हमारी राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से तैयारी इस प्रकार की रही। पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक, और प्रचारक के नाते ही बाद में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, आपने गोरखपुर का जिक्र किया। गोरखपुर वैसे तो शुरू से ही पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव रहा है, बड़ा जागरूक रहा है, और समाजवादियों का खास तौर से गढ़ माना जाता था। गेंदा सिंह से लेके तमाम सोशलिस्ट लीडर, देवरिया और उधर आजमगढ़, लेफ्ट और सोशलिस्ट दोनों का वो इलाका रहा जो जिस क्षेत्र में आपको भेजा गया था शुरुआती दौर में काम करने के लिए। तो उस कार्य के दौरान आपकी क्या गोरखनाथ में अवैधनाथ जी से भी मुलाकात हुई थी? उस समय जब संघ का प्रचारक था मैं, तो प्रचारक के नाते मैं गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करने बराबर जाता था। और उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी थे, जो महंत अवैधनाथ जी के गुरु थे। महंत दिग्विजयनाथ बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी थे, कट्टर हिंदुत्व के पुजारी थे, और हिंदुत्व के नाम पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले थे वो। और मैं तो उनके सामने बालक था। उनका स्नेह मुझे बड़ा प्राप्त हुआ। महंत अवैधनाथ जी उनके दूसरे नंबर के थे। तो जितने आक्रामक महंत दिग्विजयनाथ जी थे, उतने ही शांत प्रकृति के महंत अवैधनाथ जी थे। दोनों के अंदर अद्भुत गुण था। मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। और महंत दिग्विजयनाथ जी से और महंत अवैधनाथ जी से मैंने बहुत सीखा है। संघ प्रचारक के नाते उनको कल्पना थी कि प्रचारकों का बड़ा कंटकाकीर्ण जीवन रहता है, तो बराबर कहते थे कि तुम मंदिर आ जाया करो, किसी प्रकार की कठिनाई हो, दिक्कत हो, हर प्रकार का सहयोग और अपनापन बराबर दिग्विजयनाथ जी भी देते थे। और महंत अवैधनाथ जी तो बहुत ही मुझे आत्मीय मानते थे, और हर प्रकार का, जिस भी प्रकार का मैं सहयोग चाहता था, उस प्रकार का सहयोग प्रदान करते थे। परम पूजनीय गुरु जी का जब प्रवास होता था, तो गोरखनाथ मंदिर में निश्चित रूप से उनको हम लोग ले जाते थे, और परम पूजनीय गुरु जी स्वयं जाते थे। तो उस मंदिर से हमारा तो बहुत पहले का संबंध है। महंत अवैधनाथ जी से तो इतना संबंध था कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाता था तो उनको पता रहता कलराज जी आए हुए हैं, तो मुझे फ़ोन करके बुलवाते थे, कहे खाना खाओ फिर रहो। इस प्रकार का संबंध है। बाद में योगी जी आए, बहुत छोटे थे मैंने उम्र में, और लेकिन योगी जी के उस समय के जीवन को देखने से मेरा जो आकलन इनके बारे में था कि काफ़ी गुण इनके अंदर महंत दिग्विजयनाथ जी के हैं। हिंदुत्व के नाम पर कोई समझौता नहीं, सनातन के नाम पर कोई समझौता नहीं, उसके लिए किसी भी स्तर पर जाने की तैयारी, ये उस समय का मेरा आकलन योगी जी के प्रति था। वो आज भी वही है। और मेरा सौभाग्य है कि महंत दिग्विजयनाथ जी का बहुत स्नेह था। महंत अवैधनाथ जी मुझे बहुत अपने छोटे भाई या बच्चे, जब जो भी कह लीजिए आप, उस रूप में मुझे समझते थे। और योगी आदित्यनाथ जी भी मुझे उतना ही आदर और सम्मान देते हैं। तो उस मंदिर से तो मेरा आत्मीय लगाव, भावनात्मक लगाव ऐसा है। कलराज जी, मैं अभी अपनी जब चर्चा हम लोग शुरू किए तो मैंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, और फिर नए भारत की नई भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसका जिक्र शुरू में भी किया था। क्योंकि आप एक तरह से हम कहें तो एक आई विटनेस हैं इन सभी बदलावों का। अगर हम आपसे कहें कि एक कंपैरेटिव अगर आप एनालिसिस करें कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ आप लोगों ने मिल के बनाया था,
उसमें और आज के नए भारत की नई भारतीय जनता पार्टी में अगर गुण दोष के आधार पर कहा जाए तो कितना अच्छाई आपको नज़र आती है और कितनी कमी नज़र आती है जिसमें कि सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए, जनसंघ के समय से ही जो घोषणा थी, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए हर कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार उसी दिशा में हो। हर कार्यकर्ता का और जो भी जनसंघ से संबंधित लोग हैं, उनके आचरण और व्यवहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्शन होना चाहिए। भारतीयता के प्रति एक समर्पण का भाव होना चाहिए। यह एक प्रतिबद्धता थी, वो निश्चित रूप से दर्शनीय होता था। अगर उसमें कहीं अवमूल्यन होता था तो उस ठीक करने का प्रयास किया जाता था और परस्पर के संबंध और संवाद इस प्रकार के थे कि हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने बाकी के जो विभिन्न प्रकार के जिम्मेदारी के पदों पर थे, उनको अपना पारिवारिक आत्मीय मानते थे। इसे खुल करके बात करने में कोई संकोच नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे पार्टी बढ़ती गई, आगे चलती गई, तो उद्देश्य तो वही था, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, संवाद, लोकतंत्र में विश्वास, नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति, चीजें तो वही थी। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होते गए, जिस ढंग से टेक्नोलॉजिकल अपलिपमेंट होता गया, वैसे वैसे व्यवहारों में भी परिवर्तन होता गया। लेकिन अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही परिवर्तन होता गया। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारण कुछ उसके जो दोष भी आ सकते हैं, और वो दोष इसलिए कि जिस ढंग से संवाद परस्पर के हुआ करते थे, संवाद में कमी आई। परस्पर अनौपचारिक तौर पर मिलने में कमी आई। लोगों के सुख दुख के प्रति जो एक संवेदनशीलता थी, कार्य की व्यस्तता के कारण उसमें भी कमी आई। जब ये कमी आई तो कम्युनिकेशन गैप के कारण बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हुई और उसके कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी होता गया। उसके कारण कभी नाराजगी भी हुई, कहीं किसी प्रकार की बातें हुई। और लेकिन सब होने के बावजूद भी आज की भी भारतीय जनता पार्टी, मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजिकल अपलिपमेंट तो है, मोबाइल से संवाद तो हो जाता है, लेकिन वो अनौपचारिकता नहीं है जो अनौपचारिक मिलन हुआ करता था लोगों से। जो एकाएक, जैसे मान लो कलराज मिश्रा यहाँ हैं, तो बड़ा अधिकारी यहाँ रहता है, तो उसे मन में सोचना, चलो भाई जरा एक बार कलराज जी के यहाँ में, या फलां कार्यकर्ता है, चलो। तो एक जो इस प्रकार का भाव प्रारंभ से संस्कार के रूप में प्राप्त था, कार्य व्यस्तता के कारण और अनेक प्रकार की कार्य करने के कारण उसमें जरा कमी आई। और इसलिए कई बार लोगों के अंदर भ्रम भी पैदा हुआ कि लगता है कि ये इधर जा रहा है, लगता है उधर जा रहा है। लेकिन सही बात है कि कोई अपने उद्देश्य से विचलित हुआ हो, ऐसा नहीं है। राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसमें कोई कमी आई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कार्य पद्धति में परिवर्तन हो गया, कार्य प्रणाली में जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण कुछ जो संस्कारित कार्यकर्ता थे पहले से, जो अपने को समझते थे कि हम तो कैडर वाले हैं, हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो पार्टी बड़ी होने के कारण वो थोड़ा अपने को अलग महसूस करने लगा। फिर पार्टी के अंदर जो नए लोग जुड़े, उनका आगमन ज़्यादा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा क्षरण जरूर हुआ। लेकिन सब मिलाकर, केवल प्रणाली के कारण, लेकिन सब मिलाकर जो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले
पार्टी बनने के पहले हमारे नेताओं ने, उसमें मैं भी शामिल था, ये सुनिश्चित किया कि हम जनता को बताएं कि दोहरी सत्ता के नाम पर जो पार्टी अलग हुई है तो हम अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने भी पार्टी बनाई। जनता पार्टी का जो हाँ, तो इसमें विश्वसनीयता की कमी होगी, क्योंकि जनता पार्टी से कई लोग यही करके निकले कि दोहरी सत्ता को तो आरएसएस से और जनसंघ से संबंधित थे, उनको अलग थलग करने की साजिश थी। अंत में तय हुआ कि नहीं भैया, इस पर तय हो जाना चाहिए, बाकायदे इसमें विभाजन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुरारजी भाई सदन के नेता थे, तो ये तय हुआ कि भाई सामने बैठकर तय हो जाए, दोहरी सत्ता वाली बात जो है, जो इसको स्वीकार करते हैं वही तरफ हो जाए, जो संघ और जनसंघ से संबंधित जो इस पर कोई महत्व वो अलग हो जाए। तो जब हुआ तो बड़े बराबर आया। बाद में मुरारजी भाई अपना कास्टिंग वोट उधर की तरफ दे दिए, इससे अलग पार्टी बनी। तो हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी के नेताओं ने तय किया कि पार्टी के पहले जनता को बताना पड़ेगा हम क्यों पार्टी बनाना चाहते हैं। तो उस समय 5 निष्ठाओं की घोषणा की गई, 5 कमिटमेंट्स। हाँ, 5 निष्ठाओं की। वो 5 निष्ठाएं राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, सर्वपंथ समभाव, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, शोषण मुक्त समतायुक्त समाज की स्थापना और नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति, ये 5 निष्ठा। नहीं, सत्ता का इसलिए हम प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे, राजनीतिक दल थे, सत्ता प्राप्त करना हमारा ध्येय था, और सत्ता प्राप्त हम जन कल्याण के लिए करना चाहते थे। सत्ता प्राप्त हम करना चाहते थे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति का निर्माण जिसमें आम आदमी लाभान्वित हो सके। हम अंत्योदय की कल्पना को लेकर उसको साकार करना चाहते थे, जिसको दीनदयाल जी ने दिया था। गरीब से गरीब आदमी को हम सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएं। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम महत्व दे रहे थे। देश की भौगोलिक एकता और देश की राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, ये दोनों सुरक्षित रहे, इस दिशा में हम लेके काम कर रहे थे। भारतीय संस्कृति और सनातन अपना स्थान बनाए, इसलिए हम सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, जन कल्याण के लिए, और इसके लिए ही हम लगातार प्रयत्नशील रहे। लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पंचनिष्ठा थी, जो उद्देश्य था, उस दिशा में सही काम हो रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि हमें पार्टी को संपूर्णता में देखना चाहिए, और संपूर्णता में जब हम देखते हैं तो इंटीग्रेटेड तौर पर जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन, इसको आगे बढ़ाने में हम समर्थ रहे हैं, सक्षम रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कई देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। दुनिया के अंदर बाकी के लोगों ने कहना शुरू किया है कि भारत से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। ये केवल इसी एक दृढ़ निश्चय का परिणाम है। और जिस प्रकार के क्रियाकलाप हुए हैं 11 वर्षों के अंदर, उससे मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुरक्षित रखने की दिशा में, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में, सनातन को आगे बढ़ाने की दिशा में, और भारत के अंदर जो भी हमने घोषणा की थी, घोषणा पत्र के जनसंघ के ज़माने में, उसको भी ठीक करने में, जैसे राम मंदिर का निर्माण का प्रश्न था, राम मंदिर बन गया। 370 धारा को समाप्त करने का प्रश्न था, 370 धारा समाप्त हो गई। ये जो समान आचार, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, सीए का मामला भी ये ठीक हो गया है। तो जो देश को बढ़ाने की दृष्टि से, देश को आगे ले जाने की दृष्टि से, देश को सक्षम बनाने की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो घोषणाएं की थी, हमने उसको बड़े प्रभावी तौर पर पूर्ण किया है। हाँ, ये ठीक है कि जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि सोशल चेंजेस बड़ी तेज़ी से होते जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते जा रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि जो हम 50 वर्ष पहले चीज़ें कर रहे थे, आज हम उस चीज़ को अपने जीवन में आचरित करके चले। हम उसके अनुसार आचरण व्यवहार में परिवर्तन भी हुआ है। और आचरण व्यवहार में परिवर्तन इसलिए हुआ है, जो टेक्नोलॉजिकल अपलिमेंट हुआ वो भी एक कारण बना है। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है कि संघ में भी है? संघ में भी भाई सभी संघ में है। अपना संघ वर्षगांठ तो मैंने संघ तो अब एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक से शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, उनकी जीवन शैली में भी बदलाव जीवन आया है। शैली उस दिशा में चल रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने अच्छा उपयोग किया है। नहीं, और सब गहन चिंतन के आधार पर उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और संस्कार को पुष्ट कर सकें, उसका उपयोग संघ ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसे संघ के अंदर जो थोड़ा बहुत क्षरण होने की बात लगती थी, वो स्थिति नहीं है। उन्होंने अपने को व्यवस्थित किया है। इतने जबरदस्त सामाजिक परिवर्तन के पश्चात भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है, बहुत 19 से 25 से चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत कमियां आ सकती हैं आचरण व्यवहार के अंतर्गत। तो आचरण व्यवहार के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई होंगी, लेकिन सब मिलाकर संघ ने भी टेक्नोलॉजी का समुचित तौर पर सदुपयोग करते हुए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने में हो, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे संरक्षित करने में हो, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग बाकी के देशों को इस ढंग से आकर्षित करने में हो, जो ये अनुभव कर सकें भारत इनके माध्यम से आगे चल करके हमारा मार्गदर्शन कर सकता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से। तो ये चीज़ संघ ने। कलराज जी, आमतौर पर देखा जा रहा है कि संघ और बीजेपी दोनों पहले कास्ट की पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश होती थी। इधर कुछ दिनों से जाति जनगणना का समर्थन किया जा रहा है, फिर संगठन के अंदर जाति आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, जाति आधार पर सरकारों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, मंत्री पद दिए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का या परम पूज्य गोलवलकर जी का जो जीवन दर्शन था, उसके कहीं उलट जाके काम आज की तारीख में हो रहा है सत्ता में बने रहने के लिए? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, चूँकि इस समय जो जीवंत स्वरूप सामने दिखाई पड़ रहा है, उसके आधार पर आपने किया है। देश के अंदर बाकी के दल के लोगों ने जाति विशेष का नाम ले ले करके लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करने का प्रयास किया है, और कोशिश ये की है कि भारतीय जनता पार्टी तो इनके विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी तो उनके विरोध में है। ये सारी बातें बोल करके एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत का भाव पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने वातावरण बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी में रणनीतिक आधार पर हमने किया कि ठीक है, तुम कर रहे करो, लेकिन जाति गणना अगर होती है तो जाति गणना भी हम समाज को एक बनाने की दृष्टि से उसका हम उपयोग करेंगे। अगर हम कहते हैं कि पिछड़ा है इतना एससी है, इतना ये है, तो हम जो प्रारंभ से हमारे दीनदयाल जी के विचारों की सोच रही है, जो एकात्म मानववाद की सोच रही है, उस जाति गणना के आधार पर भी पूरे जातियों को एक साथ जोड़कर भी ठीक है, व्यवस्था के नाते जातियां बनी हैं, अब व्यवस्था के नाते समाज के अंदर जातियां बनी हैं, इसलिए समाज को सुदृढ़ करना सभी जातियों का कर्तव्य है। इस भाव को पैदा करते हुए सबको हम जोड़ेंगे। इतने लोग हैं तो भाई तुम लोग समाहित करो इनको। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, जैसे वैदिक काल में ब्राह्मण संस्कृति बोली जाती थी, लेकिन उसी काल में ये घोषणा की गई थी वसुधैव कुटुंबकम की, जो भारतीय संस्कृत का सूत्रवाक्य है। वसुधा ही कुटुंब है, माने इतनी व्यापकता थी। वो चीज़ इसके अंतर्गत विद्यमान है। हम अलग अलग वर्ग तो हो सकते हैं, लेकिन सब हमारे हैं। ये भाव हम जाति गणना के माध्यम से, अब तो आप भी ब्राह्मण, जाति गणना के माध्यम से
हम पैदा करने का प्रयास करेंगे और उनको भी बताएंगे ठीक है, जो तुम्हारी बिरादरी है, सभी बिरादरी के लोग हमारे पास है, जो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पिछड़ा भी है, हमारे यहाँ एससी भी है, हमारे यहाँ एसटी भी है, हमारे यहाँ अगला भी है, सब प्रकार के लोग हैं। तो उन बिरादरियों को भी लगा था हमारे लोग तो वहाँ हैं, हमारे लोग माने संपूर्ण समाज के लोग हैं। जब सभी बिरादरी के लोग देखेंगे हमारे लोग वहाँ हैं तो कहेंगे ये तो हमारा पूरा समाज है। तो जाति गणना कराकर अगर कुछ लोगों को जो नफरत पैदा करे उसे हम कम कर सकते हैं तो क्या अर्ज है। लेकिन तो हमारे दृष्टि में, हमारे उद्देश्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो मैंने ये काउंटर स्ट्रेटजी है, इसीलिए अब आप भी ब्राह्मण सम्मेलनों में जा रहे हैं, ब्राह्मणों को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलनों में इसलिए जा रहा हूँ कि ब्राह्मण को बिरादरी के रूप में नहीं मानता हूँ। तो मनुस्मृति को भी आप सपोर्ट करते हैं? मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। मनुस्मृति में कहाँ कहा गया कि ये बिरादरी है? मनुस्मृति में कहा गया धृत क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो नैतिकता से युक्त जितने भी गुण हैं हर मानव के अंदर होना चाहिए, जो किसी भी बिरादरी का होगा, उसको उन्होंने कहा धर्म के लक्षण है। हर बिरादरी के लोगों के अंदर, इंडिविजुअल के, मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में कहा है जत्र नारेस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां का पर्यावरण विशुद्ध होता है। ये मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण करता है, परिस्त्रीगामी हो, नशा का सेवन करता हो, जो अनैतिक आचरण करता हो, वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। और जो जिसको शूद्र कहते हैं, अगर वो अपनी नैतिकता युक्त आचरण करता है, पवित्रता के साथ रहता है, वो ब्राह्मण की श्रेणी में। ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो मनुस्मृति तो एक तरह से दिशा प्रदान करने वाला। जो लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, मैं तो मनुस्मृति का ढंग से अध्ययन नहीं किए। कुछ चीज़ें युगानुरूप होती हैं, संहिताएं बनती हैं, संहिताएं उस युग के अनुरूप बनती हैं। उस युग में क्या क्या था उसमें कुछ ढालना पड़ता है। उसको लेकर के अगर आज के युग में हम कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसा उस समय हुआ, तो ऐसा कान में कोई वेद अगर सुनता है तो उसे कान में ये गलत बात है। गलत तरीके से व्याख्या करने की साजिश की जा रही है, ये खतरनाक है। आप से आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप आने वाले जो दशक है उसको संगठन के लिहाज से और संघ के लिहाज से किस रूप में देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जिस ढंग से देश के अंदर विदेशों के अंदर एक आकर्षण बढ़ा है और इस बार की धारणा पैदा हुई है कि सही माने में सनातन को, हिंदुत्व को, पूरे समाज को ढंग से कोई आचरण व्यवहार के माध्यम से दुनिया को बता सकता है, वो केवल यही बता सकते हैं। और इसलिए आगे चल कर के निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने उद्देश्य को सफलीभूत करने में सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता के माध्यम से जन कल्याण करने की दृष्टि से अंत्योदय की कल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ती जाएगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो शासन करने का मॉडल है उस मॉडल को लोग, बाहर के लोग भी अपनाने का प्रयास करेंगे। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी चाणक्य का जो सुशासन था, जो उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रदान किया था, उस सुशासन को साबित करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से शासन चलाकर इतने 28-29 दलों को लेकर जो शासन चलाया और इस सुशासन की स्थिति निर्माण की, उससे स्वयं वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री धरती पर उतार कर दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो हम इस तरीके से शासन कर सकते हैं और भारत की सुदृढ़ता को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वाभिमान को आगे बढ़ा सकते हैं, आत्माभिमान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर कोई देश भारत को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, वो नहीं कर सकता। और हर प्रकार के भारतीय हित को ध्यान में रखते हुए बड़ी सी बड़ी दुनिया की ताकत अगर कोई धमकी देती है तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि डट कर कहता है कि ठीक है,
तुम अगर भारत को दबाना चाहते हो तो तुम्हारे सामने भारत दबेगा नहीं, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो चाहे सामाजिक दृष्टि से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।